नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार पुनः एक बार एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। और इस पाठ के कवि हैं नागार्जुन। कवि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई। यह छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। इन्हें जन कवि और आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। इनकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली परंतु सरल है। इन्होंने अपनी भाषा शैली में बिंबों और अलंकारों का भी प्रयोग किया है। इस पाठ में एक छोटे बच्चे का मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस मनोहारी सुंदरता से कठोर दिल भी पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन भी जुड़ जाता है। तो बच्चों, अब इस कविता को व्याख्या सहित प्रस्तुत करते हैं। पाठ का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि हैं नागार्जुन। यहाँ दंतुरित मुस्कान का मतलब दांतों वाली मुस्कान है। यहाँ एक छोटे बच्चे के मुस्कान का जिक्र है जो 7 से 8 महीने का रहा होगा, क्योंकि इस अवधि में बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पाठ में कवि लंबे समय से घर से बाहर था, अब वह घर लौटा है और अपने बच्चे को देख रहा है। साथ में उसके मुस्कान को भी देख रहा है, जिसमें उसके छोटे छोटे दांत भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसी की अभिव्यक्ति कवि इस कविता के माध्यम से कर रहा है और वह कहता है, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब मरा हुआ, यानी जिसमें जान न हो। यहाँ कवि अपने छोटे से बच्चे के मुस्कान को देखकर कहता है, तुम्हारे नए छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह तो मृतक में भी जान डाल देने वाली है, अर्थात वह जीवन जीने का संदेश देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर का मतलब धूल से सने हुए, गात का मतलब शरीर होता है। यहाँ धूली धूसर में अनुप्रास अलंकार है। जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उसका शरीर धूल धूसरित हो जाता है। यहाँ कवि बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर कहता है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ जलजात का मतलब कमल से उत्पन्न हुआ, यानी कमल का फूल। यहाँ कवि कहता है कि धूल से सना हुआ शरीर देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तालाब छोड़कर मेरे झोपड़ी में पलने वाले कमल के समान हो। कवि आगे कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पाषाण का मतलब पत्थर है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह तालाब पत्थर का होगा जो तुम्हारे स्पर्श पाकर पिघल गया होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि उस छोटे से बच्चे का स्पर्श पाकर कठोर से कठोर हृदय जो भावहीन है, उसमें भी भावों का संचार हो सकता है। छू गया तुमसे झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। यह बच्चे की मुस्कान इतनी निश्चल है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके छू लेने भर से बांस या बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति भावहीन है तो वह भी उसके छू लेने मात्र से मुस्कुरा उठता है, खिल उठता है, उसमें प्रसन्नता का संचार हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान,
देखते ही रहोगे अनिमेष? यहाँ अनिमेष का तात्पर्य एक टक लगातार देखने से है, यानी बिना पलक झपकाए लगातार देखना। यहाँ बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा है। वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। कवि उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, तुम मुझे अपलक देखते ही जा रहे हो, अब तुम थक गए होगे, मैं अपनी आंखें फेर लूं, यानी दूसरी तरफ देखने लग जाऊं? क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार। यहाँ लगातार देखता हुआ बच्चे को देखकर कवि सोचता है, क्या हुआ जब हम पहली बार तुमसे परिचित नहीं हुए तो? मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का, बल्कि मैं तो तुमसे मिलकर खुश हूँ। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यहाँ कवि कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलवाया न होता तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता और ना ही तुम्हें जान पाता। इसलिए धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, अतः मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। चीर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। यहाँ प्रवासी का मतलब परदेसी, यानी कवि कह रहा है कि मैं हमेशा घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे जान नहीं पा रहे हो पहली बार मुलाकात में, फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं घर आया हूँ। मैं तुम्हें अतिथि जैसा लग रहा हूँ। तुम्हारा मेरे साथ अभी तक कोई संबंध नहीं रहा है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अब आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। यहाँ मधुपर्क का तात्पर्य है पंचामृत, जो 5 चीज़ों से बना होता है। इसमें शहद, दूध, दही, पानी और देसी घी होता है। यहाँ इस पंक्ति के 2 अर्थ हो सकते हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि तुम्हारी माँ ने मेरी अनुपस्थिति में बहुत ही प्यार से अपने स्नेह रूपी अमृत का पान करा के तुम्हें बड़ा किया है। और दूसरा अर्थ यह है कि जब बच्चे की दांत निकल रहे होते हैं तो वह हर चीज़ को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। वह इस वक्त माँ की गोद में है और माँ की उंगली लेकर चूस रहा है। इस तरह यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि माँ की उंगलियों को चूसने से उसे माँ से आत्मीयता का अमृत मिल रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार, यहाँ कनखी का मतलब तिरछी नज़र से है। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ छविमान का मतलब सुंदर है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते हो और हम दोनों की आंखें मिलती हैं। यहाँ आंखें चार होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नज़र मिलाना, यानी एक दूसरे को देखना। तुम जब मुझे देखते हो और मुस्कुरा देते हो तो तुम्हारी यह दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। बच्चों की यह मुस्कान निश्चल होती है, क्योंकि उनकी यह मुस्कान छल कपट रहित होती है। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।